नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें पहला प्रश्न हमारा संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है, तो ये होता है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पाई चार्ट। प्रश्न क्रमांक 2 है संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चित्रालेख। प्रश्न क्रमांक 3 है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 1/6। प्रश्न क्रमांक 4 है जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1/2। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। ये प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन डी IV। ये वाला जो गोला है इसमें 2 हरे हैं, 2 लाल हैं और 2 नीले हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या और बटे संभावित घटनाओं की कुल संख्या, और इसका हम शॉर्ट में जो सूत्र लिखते हैं वो लिखते हैं NE/NS। अब दिया है हमें NE बराबर 5 और NS बराबर होगा कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंद कितनी है? 5 लाल हैं और 3 पीली हैं, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो सूत्र से हो जाएगा 5/8। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 5/8। अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 5/8 होगी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इन 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। जब हम पासे को फेंकते हैं तो हमें ये अंक प्राप्त होते हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6। तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? तो 6 परिणाम आ सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा कि 5 से बड़ी एक संख्या है। 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता होगी, एक ही संख्या होगी जो 5 से बड़ी होगी, अतः ऊपर हम लिखेंगे 1 और कुल परिणाम हमारे 6 हैं, तो नीचे 6 1/6 हो जाएगी हमारी प्रायिकता। दूसरा प्रश्न है हमारा 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5 से बड़ी कितनी, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमारा ऊपर अंश में हो जाएगा 5 और हर में हो जाएगा 6, तो 5/6 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है, तो ये 1 ही है। तो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। और अब हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या आने की सम कितनी संख्या है? 1 2 और 3 ही सम संख्या है इसमें, तो सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 या 1/2 हो जाएगी। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंडालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस दंडालेख को हमें देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो इस दंडालेख द्वारा हमें सूचना दी गई है कि अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, ये लिखा है अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसमें किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई? किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई? तो हम देख पा रहे हैं कि 2004-5 में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, कि यहाँ 2003-4 में 100 विद्यार्थी थे और 2004-5 में 200 विद्यार्थी थे। इस दंडालेख को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004-2005। तीसरा प्रश्न है इधर किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम हमें दिख रही है, ये सबसे ऊंचा 2007
और 2008 में। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या की दुगनी है। तो यह असत्य है क्योंकि 2003-04 में विद्यार्थियों की संख्या 100 है तथा 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 250 है। ये 2 गुने से अधिक है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो क्या सूचना दी गई है कि 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक, यह सूचना इस द्विदंड आलेख में दी गई है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? तो हम देख सकते हैं कि गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है। देखिए, पहले वो इधर था, फिर यहाँ पहुँच गया, तो गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? तो हम देख रहे हैं यहाँ अंग्रेजी विषय में। ये जो गुलाबी वाला ग्राफ है ये ऊपर है और ये नीचे आ गया, इसलिए अंग्रेजी विषय में गिरावट आई है। अब किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा? ये देख सकते हैं हम, हिंदी में दोनों बराबर हैं, तो हिंदी चौथे का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंडालेख में दर्शाइए। तो ये आंकड़े हमें दिए गए हैं, इसका हमें दंडालेख बनाना है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 का हल हमने इसमें किया है कि हमने इधर सबसे पहले ऐसा एक दंडालेख निर्मित किया है कि उसमें यहाँ हमने जो x अक्ष होती है, ये वाली x अक्ष है और ये वाली y अक्ष है, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बनाते हैं। और जैसे 2001 में यहाँ हमने वर्ष लिखे हैं, x अक्ष पर वर्ष और y अक्ष पर लिखे हैं हमने उत्पादन लाख टनों में। तो यहाँ हमने सब, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम पैमाना कितना रख रहे हैं। तो पैमाना हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख टन रखा है। तो यहाँ पर ये पैमाना रखा कि ये 10 लाख टन, ये 20 लाख टन, 30 लाख टन, और ऐसे ऐसे हमने इस दंडालेख को बनाया गया है। अब हमें दिया गया है कि 2001 में कितना उत्पादन हुआ है, तो 45, 40 और 50 के बीच में ये 45 है, तो हमने ये दंडालेख ऐसे बना दिया। और फिर 2002 में कितना, 48, तो ये हमने 48 तक ले गए यहाँ से मिला के। और 2003 में 60 है, तो ये 60 तक इसको ले गए हैं। और 2004 में 62 है, तो 60 से 2 लाइन ऊपर अपने ये ली, तो ये 62 हो गया। और 2005 में सबसे ज़्यादा 80, तो ये इसको हम 80 तक ले गए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। उसमें प्रश्न क्रमांक 10 में हमने दंडालेख बनाया था, जिसे बार ग्राफ भी बोलते हैं। अब हम ये प्रश्न क्रमांक 11 में पाई चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट जो कि गोल में रहता है, जिसमें हमें भाषाएं दी गई हैं और विद्यार्थियों की संख्या। देखिए, जब हम वृत्त बनाते हैं तो ये वृत्त जैसे घड़ी घूमती है वो 360 डिग्री घूमती है। तो सर्वप्रथम हम विद्यार्थियों की संख्या को अंश डिग्री में बदलते हैं। ये देखिए बदला है। तो विद्यार्थियों की संख्या ये अपनी बुक में, जो नोटबुक है ये, इसमें नहीं लिखना है, एट ग्रेड में यहाँ से लिखना है। विद्यार्थियों की संख्या का योग बराबर होता है 360 डिग्री होगा। कुल मिला के ये कितना रहेगा, 360। अब 90 बराबर 360 है, तो 1 बराबर आ जाएगा 4 डिग्री। तो विद्यार्थियों की संख्या देखते हैं हम इधर कि हिंदी में कितनी है, हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 4 डिग्री गुणा 40, जो हमें प्रश्न में दिया गया है, 40 दिया गया है। तो ये हमने डिग्री में इसको प्रदर्शित किया है। तो टोटल, इनका टोटल जो था वो 90 था, इसलिए हमने 90 का भाग यहाँ किया है। तो एक की वैल्यू आ गई है 4 डिग्री। तो 4 का हम 40 में, 4 का 25 में, 4 का 15 में और 4 का 10 में यदि गुणा कर देंगे तो हमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तमिल बोलने वालों की संख्या अंश में प्राप्त हो जाएगी। तो 4 डिग्री का 40 में करेंगे 160 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री। ये हम ये पाई चार्ट बनाने के लिए इनकी हमें आवश्यकता होती है, इसलिए हमने
इनको निकाला है। अब हम देखते हैं कि हिंदी बोलने वालों की कितनी है, तो 160 डिग्री हमने ये बनाया। अंग्रेजी बोलने वालों की ये 100 डिग्री ऐसा बनाया। मराठी बोलने वालों की 60 डिग्री और तमिल बोलने वालों की 40 डिग्री। ऐसे हम पाई चार्ट का निर्माण करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? ये जो हमें पाई चार्ट में दिया गया है ये अंश में दिया गया है। जी 80 अंश है, 120 अंश, 90 अंश, 70 अंश। तो इनको हमें 600 और ये टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है टोटल कुल। तो कुल हम नीचे रखते हैं। और जैसे हमें साइकिल से, इधर हमसे साइकिल से जाने का पूछा है, तो साइकिल कितनी है 90, तो 90 रखेंगे ऊपर और 360 नीचे, और गुणा करेंगे जितने विद्यार्थी हैं कुल विद्यार्थी उसमें, तो 672 विद्यार्थी हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें 168 प्राप्त होगा विद्यार्थी। तो 168 विद्यार्थी जो हैं वो साइकिल से स्कूल जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं? तो बस से कितने जा रहे हैं? 120 डिग्री में दिया है, तो 120 डिग्री बटे में 360 और गुणा हो जाएगा 672 का, तो हमें 224 प्राप्त हो जाएगा। तो 224 विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें पाई चार्ट दिया गया है कि ट्यूबवेल 25% दिया है, नहर 46%, टैंक 17% और अन्य तरीके से 12% ऐसी सिंचाई की जाती है भूमि की। तो पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? तो यहाँ हम देख सकते हैं नहर कहाँ है, ये तो इसमें कितना प्रतिशत है? 46%। पहले का उत्तर 40 हो जाएगा। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? तो 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है। अब हम देखते हैं कि ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत क्या है? ट्यूबवेल कहाँ है? ये तो ट्यूबवेल से कितने प्रतिशत भूमि मापी जा रही है? इधर देखिए सींची जा रही है, तो ये 25%। तीसरे का उत्तर हो जाएगा 25%। पहले का 46%, दूसरे का टैंक के द्वारा, और तीसरे का हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 है। किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट में दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई है? यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है? तो हम देखते हैं कि व्यक्ति द्वारा मासिक बचत क्या हो जाएगी, जो ये वृत्त, जैसे हम वृत्त रहता है उसमें से ऐसा एक भाग, जैसे केक रहता है ना, उसमें से एक भाग ऐसे निकालते हैं, इसी भाग को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसी भाग को त्रिज्यखंड बोलते हैं, और इधर त्रिज्यखंड का हमें 60 डिग्री कोण दिया गया है। तो इसका एक सूत्र होता है जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ कि 60/360। 360 का मतलब होता है ये पूरा कितना घूमता है, जैसे घड़ी घूमती है ना 360, वो होता है इसका योग वृत्त। तो 60/360 और गुणा कितना है? 15,000। तो मासिक बचत आ जाएगी हमारी 2500 रुपये। इसको हल करने पर ये प्राप्त होगा हमें 2500। अब बचत को प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, जो 2500 हमारा आया है बचत, तो 2500 बटे कुल राशि कितनी है? 15,000, गुणा कर देते हैं 100 से। जब भी हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो गुणा करते हैं 100 से। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा ये उत्तर हमें प्राप्त होगा 16/2/3% या 16.66%। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय, जैसे स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरी इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये हमें एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसका उत्तर सब अपने अपने समय के हिसाब से देंगे। ये हमने एक उदाहरण स्वरूप ले लिया है कि स्कूल जाने में हम 6 घंटे का समय लेते हैं, खेल खेलने में 2 घंटे का, घर पर पढ़ाई करने में 4 घंटे का, सोने में 8 घंटे का, अन्य 4 घंटे में। तो हमारे पूरे 24 घंटे हो जाते हैं पूरे दिन में। तो 24 घंटे को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम भिन्न रूप में बदलना है, तो 6/24 होगा ये, क्योंकि कुल समय 24 घंटे होता है। तो 6/24 ये हो जाएगा, 2/24 ये हो जाएगा, 4/24 ये हो जाएगा, 8/24 ये हो जाएगा, 4/24। अब इनको हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो 6/24 का आ जाएगा 1/4, 2/24 का आ जाएगा 1/12, 4/24 का आ जाएगा 1/6,
8/24 का आ जाएगा 1/3 और 4/24 का पुनः 1/6 हो जाएगा। अब इसी को यदि हमें डिग्री में बदलना है कि अंश में बताना है 360 की भिन्न बनाना है, तो इसमें 1/4 में यदि हम 360 का गुणा कर देंगे तो हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसे बदलेंगे तो इसमें पुनः हम 360 का गुणा करेंगे तो 12 से 360 को काट देंगे तो हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी हम 360 का गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। 1/3 में हम 360 का गुणा करेंगे तो 120 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। 1/6 में हम 360 का गुणा करेंगे तो 60 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इन सब को लेकर हम पाई चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।